This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance by अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, इंस्टेंट डिस्बर्सल, इजी हैसल फ्री प्रोसेस, डोर स्टेप प्रोसेस, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। कॉन्टैक्ट अस टुडे फॉर पर्सनल लोन ऑफर। उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरी खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उल्लासनगर में काफी अवैध व जर्जर इमारतें हैं तथा पहले जो भी संपत्ति की खरीद फरोख्त हुई है उसकी सरकार को ड्यूटी नहीं भरी गई है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा स्टैंप ड्यूटी भरने के लिए अभय योजना के माध्यम से मौका दिया जा रहा है, जिसमें दंड व ब्याज को माफ किया गया है और जब संपत्ति की खरीदी हुई है उस समय के दर से मुद्रांक शुल्क बढ़ने का मौका जनता को दिया गया है और यह उल्लासनगर के नागरिकों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसका लाभ लेकर संपत्ति को सुरक्षित करें, ऐसा आह्वान मुद्रांक शुल्क अभय योजना की कार्यशाला के दौरान आयुक्त अजीत शेख ने कहा। वहीं शासन के तरफ से भी जिला निबंधक व मुद्रांक जिला अधिकारी ओम प्रकाश जाम्बले भी नागरिकों के सवालों का समाधान करने के लिए टीम के साथ उपस्थित थे। इस दौरान नागरिकों ने यह मांग रखी कि इस अभय योजना के लिए थाने न बुलाकर शासन के कर्मचारी शहर में बैठाए जाए, जिसके लिए ओम प्रकाश जाम्बले द्वारा सकारात्मक प्रतिसाद दिया गया। वहीं इस दौरान शहर के पूर्व जनप्रतिनिधि, नागरिक, वकील व समाजसेवी मौजूद रहे। जिला निबंधक व मुद्रांक जिला अधिकारी ओम प्रकाश जाम्बले ने कहा कि यह योजना बहुत ही अच्छी है, जिसमें दंड व मुद्रांक शुल्क दोनों राज्य शासन द्वारा माफ किया गया है। इसके लिए नागरिकों को उस समय के कुछ कागजात देने होंगे, जिसके माध्यम से वेरीफाई करके नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद 7 दिनों के भीतर मुद्रांक शुल्क जमा किया जा सकेगा। सन 1980 से 2020 के बीच के लोगों को इस अभय योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि नागरिकों को बहुत अधिक स्पष्टता इस कार्यशाला के दौरान नहीं हो सकी। अभी भी नागरिकों की तमाम शंकाएं और जिनका समाधान किया जाना बाकी है। वहीं तमाम नागरिकों का कहना है कि उस समय के पेपर तमाम लोगों के पास अब उपलब्ध नहीं है, ऐसे में कैसे लाभ लिया जाए वह स्पष्ट नहीं है। फिलहाल यदि शासन द्वारा शहर में अपने प्रतिनिधि बिठाए जाते हैं तो निश्चित रूप से शहरवासी व सरकार दोनों को लाभ मिल सकेगा। उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है और इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे उनको लीगलाइज करने के लिए जो कानून शासन ने बनाया था, जो उससे पहले 2006 में पहले बना था, उसके बाद फिर उसमें कुछ शोषण के अनुसार महानगर पालिका ने प्लानिंग अथॉरिटी कुछ स्टेप्स उस पर शुरू किए थे। जैसे हमने उसकी जो नोटिस थी ये फॉर्म में वो देना शुरू किया था और मेरे ख्याल से 1 लाख या उससे भी ज्यादा अपन ने लोगों को नोटिस दिया था, लेकिन उसमें जो रिस्पांस अपने को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। और इस पर फिर जैसे आपने से भी कुछ संस्था है, कुछ लोग प्रतिनिधि जो है शासन की तरफ भी अप्रोच हुए, कुछ लोग कारपोरेशन की तरफ अप्रोच हुए और ये इम्प्लीमेंटेशन में कुछ दिक्कतें हैं। इस तरीके का एक टूर दिख रहा था जिसके अंडर में एक जैसा था और इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसमें एक जीआर पारित किया है, जिसके अंदर में जो हम मुद्रांक शुल्क, जैसे हमारे सिटी में हालत ऐसी है कि पहले मतलब 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए इस तरीके के जो मुद्रांक शुल्क थे, मुद्रांक के जो डॉक्यूमेंट्स थे उस पर रजिस्ट्रेशन किया जाता था। रजिस्ट्रेशन में होता था बस वो आपस में दोनों में एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट हो जाता था और
सही मानों में उसको जो मुद्रांक शुल्क भरना चाहिए, एक जो गवर्नमेंट का एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और ये लीगल डॉक्यूमेंट होने के बाद जो आगे उसको जो बेनिफिट्स मिलेंगे, इस सब बातों से वो परे हो रहा था। और इस सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए शासन ने कुछ दिनों पहले ये एक जीआर पारित किया है, सर्कुलर पारित किया है, और उसके अनुसार आज जबकि बहुत सारे लोगों में दुविधा थी कि हमको इसका क्या लाभ होगा, हमको किस तरीके से उसका भुगतान करना है, उसका क्या मतलब मोड क्या रहेगा, फिर उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ये बहुत सारे उसमें लोगों के शंकाएं कुशंकाएं थी, कुछ शंकाएं हमारे भी थी। और इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का अपन ने ये यहाँ पे चर्चा सत्र आयोजित किया है, जिसमें आप सभी लोग आए हैं। मैं आपका फिर से स्वागत भी करता हूँ, आभार भी। कोई डिटेल किसी के सामने एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। अभी आपने क्या बोला, कंफर्मेशन डीड होगा, ठीक है। अगर कंफर्मेशन डीड है तो 40 साल का डॉक्यूमेंट आपके पास लेके आ रहे हैं, उसमें तो कोई जिंदा होगा या नहीं होगा, या कोई आउट ऑफ इंडिया होगा या इंडिया में होगा, तो उनको हम सामने के साथ प्रस्तुत करेंगे। लास्ट टाइम 1995 में जो स्कीम थी वो सीधी और सरल थी, सीधा एप्लीकेशन करना था, डॉक्यूमेंट देना था, और द फेस वैल्यू वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होता था और डेपोजिट स्टैंप ड्यूटी का स्टैंप लगा के हमको देते थे। तो ये जो ऐसे हुई। अभी देखिए, मैं एमनेस्टी स्कीम का मैं योजना का समर्थक हूँ, मैंने कई वीडियो लोगों को दिए कि आप इसको बढ़ो। शासन का जो इरादा था, इंटेंशन था कि ये जो है लाभ उन लोगों को पहुंचे, खास करके अब उल्लासनगर को यह स्कीम जरूरी थी, और खास करके 1980 से लेकर 2000 तक जो डॉक्यूमेंट है उसकी किसी की वैल्यू 15 लाख से ज्यादा नहीं होगी, तो उसकी स्टैंप ड्यूटी 1 लाख से ज्यादा नहीं होने वाली है। तो हमको जीरो कॉस्ट स्टैंप ड्यूटी, जीरो कॉस्ट पेनल्टी मुझे योजना मिल रही है। लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट रखा है, उसके लिए ये जो स्कीम है ना, कॉस्टली और एक्सपेंसिव हो गई है। मुझे इस स्कीम का लाभ लेने के लिए पहला तो एजेंट के पास जाना पड़ेगा, वो 5,000 ऑनलाइन का ले रहा है, 30,000 खर्चा एक्स्ट्रा ले रहा है, जो इसको फाइनलाइज करने के लिए वो 8 टेबल पे घूमेगा, 10 टेबल पे घूमेगा, किधर पे घूमेगा, वो आना नहीं। लेकिन ये जो कॉस्ट है और खर्चा कोई पसंद नहीं करता भरने को। और उसी केस में अगर 10 बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तो 35 साढ़े 3 लाख होता है। उधर गवर्नमेंट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहती है, और 3.5 लाख पर हम ये स्कीम का लाभ क्यों लेंगे? तो करप्शन चेक करने के लिए या मिडिलमैन हटाने के लिए आपको होलसेल फ्री करना पड़ेगा। ऐसे फ्री आपका प्रोसेस है नहीं, तो अभी आपका जो पेमेंट करने के बाद भी बहुत से लोग यही दुविधा में है कि स्टैंप ड्यूटी भरने के बाद भी अगर हमको रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू क्या? उसको वैल्यू को आपको मटेरियलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ आपको अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि हमको हर बात का प्रूफ चाहिए, बैंक में अगर बैंक बंद हो गई तो कहां से हमको रिकॉर्ड देगी? और बैंक के पास कई तो रिकॉर्ड ही नहीं है कि मैनुअल ऑफिसर के पास डिस्ट्रॉय कर दिया, किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो मोड ऑफ पेमेंट प्रूव करना तो पहले जरूरी नहीं है, लेकिन आप मांग रहे हो कैसा प्रूव करेंगे? इनकम टैक्स आप लोग डिटेल में इंक्वायरी कर रहे हैं हर बात की, इसकी आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इसके पास कोई रूल्स है क्या? आपके पास कोई रूल्स नहीं। आपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को डिसाइड कर दिए तो वो मैंडेटरी नहीं है, और वो हम उसको फॉलो करना कायदे से लीगल नहीं समझते, क्योंकि ये कॉर्पोरेट टू द प्रोविजंस ऑफ एक्ट है। तो आप उसको बाइंडिंग कर रहे हो, और हमको आपसे हमने स्कीम करवाना है, तो आपके रहनों कर्मों पे जो कंडीशन आप फिक्स करोगे वैसा करोगे। और दूसरा आपका क्लियर स्पष्ट कर रहा है कि एक ही कंडीशन है जो क्रिटिकल कंडीशन हुई आपका, उसमें कह रहा है कि आपको खाली ऑथोराइज्ड वेंडर से स्टैम्प पेपर परचेज किया होना चाहिए, उसकी वेरिफिकेशन की आवश्यकता क्यों? कोई आवश्यकता नहीं है। आपको नो करो करना चाहते हो तो अलग बात ये है
कि अगर आप अपना ही स्टैम्प पेपर फेस वैल्यू पे कंसीडर नहीं कर रहे हो तो आपका डॉक्यूमेंट कौन खरीदेगा? आगे चलकर सस्पिशियस रहेगा कि इनका डॉक्यूमेंट कैसा होता है। दूसरी बात, आपको प्रॉपर्टी टैक्स का कोई आप ये जो भी कोई रिक्वायरमेंट बोल रहे हो, कोई एक डॉक्यूमेंट मांगो, आप उनके साथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट मांग रहे हो। प्रॉपर्टी टैक्स चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, खाली आपको ये सिद्ध करना है कि वो साल में हुआ था, तो ये आप डॉक्यूमेंट मिनिमाइज करो। लोग सब डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे हैं। नहीं सर, आपके पास नहीं ले रहे। मेरा फाइल क्या है, मैं खुद व्यवस्थित जो देख रहा हूँ, मेरा फाइल प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट भी मांग रहे हैं, प्रॉपर्टी कार्ड भी मांग रहे हैं, ब्रेकिंग वाले का ब्रेकिंग कोड भी मांग रहे हैं, बैंक का स्टेटमेंट भी मांग रहे हैं, इनकम टैक्स असेसमेंट रिटर्न भी मांग रहे हैं। ये सब बातें मैंने प्राइवेट की है, लेकिन अगर आप एसओपी बनाओगे तो आप लिखोगे कि कौन सी हालत में कौन सा डॉक्यूमेंट अल्टरनेटिव किया जा सकता है, तो वो आप क्लियर करोगे अल्टरनेट डॉक्यूमेंट कौन सा क्लियर होगा। उसके बाद ये ऐसा हो गया कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट रखी है, ये ऐसा लगता है कि जब शक्कर का भाव बढ़ जाए तो उसका स्वाद भी थोड़ा लगने लग रहा है। इसलिए आपका जो स्कीम है ना, इजीली लोग टेकअप नहीं कर रहे हैं। इसको टेकअप करने के लिए स्मूथ कर रहे हैं, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग बैंक में जाना, यहाँ जो प्रोसीजर है आपका, इनसे सर्टिफिकेट लेना, बैंक से लेना, या टैक्स प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट लेने का, ये सब टाइम कंज्यूमिंग है। और ये जो डिसीजन है सब आपके एग्जीक्यूटिव पावर में डिसाइड की गई है। तो या तो आपको इसका एसओपी बनाओ, सार्वजनिक करो, या तो रूल्स दिखाओ। अगर आप अपने मर्जी से इसको क्लेम करोगे तो अगर हमारा डॉक्यूमेंट कुछ आपको नहीं दे पा रहे हैं और आप रिजेक्ट करोगे तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और दूसरी बात, बाहर ये पूरा शहर में एक हवा की गई है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म किए जाएंगे। ऐसा मैं आपको पता, हवा बनाई गई, इन्फॉर्म की जाएंगी। उसके बाद उसके बाद अभी एक कंडीशन जो आपने रखा है कि इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना है या बैलेंस शीट देना है, जहाँ बैलेंस दिखाया जाना जरूरी है। सर एक मिनट ये तो मुझे किसी सीए के पास जाना पड़ेगा और वो पिछले रिकॉर्ड के साथ असेसमेंट रिकॉर्ड बनाने के लिए 50,000 मुझे खर्चा है, 50,000 का खर्चा है। हाँ सर, ये जो 50,000 का खर्चा मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट ड्यूटी डॉक्यूमेंट बना के असेसमेंट रिटर्न बना के दूं तो आप एनकरेज कर रहे हो गलत काम करने को। और लास्ट में जो बैंक ये बोल रही है कि हम कार्ड नहीं देंगे, ये भी कीजिए सर्टिफिकेट, बैंक कार्ड देने को तैयार नहीं है। तो आपकी जो कंडीशन है सब इलीगल है, इलॉजिकल है। तो जो गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी बढ़ने वाला है उसमें रुकावट के लिए आ जाएगा। मेरा जो ऑब्जेक्शन है या मेरा सजेशन भी है कि जो आपने 80 के बाद के अगर मेरे 5 लिंक है, मैं 80 के बाद आ रहा हूँ क्योंकि आपके 80 के बाद की है, अगर मेरे 5 डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे जो उल्लासनगर में जो सब जगह में मिला हुआ है कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आपका 30,000 रुपया खर्चा है, राइट। और अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट कम है तो उसका 55,000 रुपया खर्चा है पर डॉक्यूमेंट। सबका जो आंसर वो क्लियर करता हूँ। हाँ, पर ट्रांजेक्शन। आज उल्लासनगर में जो जूनी बिल्डिंग है ना, उनके पास 1,000 रुपया 500 रुपया मेंटेनेंस भरने के लिए भी नहीं है। तो अगर 5 डॉक्यूमेंट का 55,000 रुपया लगेगा तो 2.5 लाख 2 लाख रुपया पर डॉक्यूमेंट का लगेगा कंप्लीट करने के लिए। उसमें बॉन्डेड जो भी है उन्होंने ऐसा फैलाया हुआ है कि हमारा खर्चा सिर्फ 2,000 रुपये ऑनलाइन का या 5,000 रुपये, बाकी थाना ऑफिस में पर डॉक्यूमेंट
25,000 अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो 55,000। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है, जैसे प्रकाश जी ने बोला डॉक्यूमेंट आपको मांगना ही नहीं है, इसका मतलब वो आपके पास एक्सेस है कि डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। जैसे आपका स्टेट पेपर का बिल, आपका स्टेट पेपर का वेरिफिकेशन, आपका बैंक का स्टेटमेंट या इनकम टैक्स का रिटर्न, ये चारों डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो मैनिपुलेशन करेगा और 55,000 को कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे सको। खुलासा में ऐसा मैसेज है कि नहीं? तो ये जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है ना, मेरा सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये स्कीम बहुत अच्छा है। सिर्फ एक एक्सेस हमें दिखती है कि जो बंदा सीरियल वाइज 80 से लेके 2023 तक के अगर 5 ट्रांजेक्शन है और पांचों ट्रांजेक्शन के ऊपर लगा के, भले आप पांचों को स्टूडेंट कीजिए, पांचों का स्टेटमेंट भी निकालिए, पांचों का जो भी आपको क्या बोलते हैं बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है वो सब निकालिए, लेकिन एक ही डॉक्यूमेंट लिंक लगा के अगर हम आपको दे सके और आप सारे डॉक्यूमेंट को एक ही बार वेरीफाई करके हमको जो भी स्टेटमेंट भरना है या नहीं भरना है वो अगर आप देते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि डब्ल्यू जी का जो कहना है कि अगर मैं एक लास्ट का डॉक्यूमेंट रेडी करता हूँ और उसका स्टेटमेंट भरना है या नहीं भरना है, मैं एमएनडी स्कीम में उसका बेनिफिट ले रहा हूँ, लेकिन अगर पीछे के डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर टाइटल नहीं मिलेगा, तो मेरा जो बेनिफिट है वो मुझे मिलेगा ही नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर मैं एमएनडी स्कीम में स्टेट भरूं या ना भरूं, मिले या ना मिले उसका बेनिफिट 1 लाख के ऊपर है तो नहीं मिलेगा, जो परसेंटेज है वो मिलेगा। लेकिन अगर मेरा जैसे प्रकाश जी ने एक सवाल उठाया कि या अपना जम्मू जी ने भी उठाया, बहुत सारे लोगों के पास सनद नहीं है, प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो टाइटल वैसे भी मिलता नहीं। नहीं, दूसरी बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का ऐसा दिमाग में है कि अगर मैंने रजिस्टर कर दिया तो मेरा टाइटल मुझे मिल जाएगा, मेरी बिल्डिंग ग्रेड डेवलपमेंट में जाएगी और मेरा बिल्डिंग ग्रेड डेवलपमेंट हो जाएगा, जबकि उसके बाद लैंड का टाइटल है ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए भी प्रॉब्लम आएगा कि अगर मेरा लैंड का टाइटल ही नहीं है, एमएनडी स्कीम आपका कहना एकदम क्लियर है कि ये सिर्फ हमने स्टेट ड्यूटी को आपको रिलीफ देने के लिए स्कीम लाया है, किसी टाइटल के लिए रिलीफ नहीं लाया है, बरोबर है? तो एक बात आप सब लोग ध्यान में रखिए कि वो आपके टाइटल को इफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके ट्रांजिशन को वेरीफाई करेगा। आप हमसे एफिडेविट दे रहे हैं कि मैंने शासन का प्रस्तुत नहीं किया है, अगर मेरा कोई डॉक्यूमेंट गलत है तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं किया है। तो या तो आप हम लोग एफिडेविट देते हैं और मैं अगर गलत एफिडेविट भी देता हूँ तो वीडियो पर एफआईआर हो सकती है। सुनो सर एक मिनट, नहीं सुनो राजीव प्रश्न देखो, ऐसा है जो एफिडेविट किसके मामले जा रहा है कि आप उसमें गवर्नमेंट सबमिशन देते हैं, हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, हम एफिडेविट का जो मैटर है वो आपको हम सिर्फ आपसे आपको देना है। सर आप डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहे हो और ये भी कह रहे हो कि मेरे डॉक्यूमेंट सच्चे हैं, मैं वो भी आपको एफिडेविट भी दे रहा हूँ। नहीं सुनो, फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट सभी नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट सभी नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट कुछ देखो कैसा होता है। अभी आप इसके पास जाते हैं, कोई आधार कार्ड तो तुम्हारा समझा तुम इसके लिए इलेक्शन वोटर आईडी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि भाई तुमको इतने 17 डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आएंगे तो हम आपको वहाँ पे इलेक्शन कोड के लिए आगे देंगे। हम ये नहीं बोलते कि आप 17 लेकर आओ, उसमें का कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकर आएगा तो दैट भी ना, तो जो है ना साहब आपको ये देखो, अभी कुकरेजा जी ने जो बात किए थे मेरे ख्याल से फिर से रिपीटेशन हो रहा है। ये बात उन्होंने नहीं की। सुनो अभी देखो, उन्होंने ये कहा कि आप एफिडेविट दे रहे हैं, मैं उसके आगे की बात कह रहा हूँ। राजेश भाई आप सबको अपन मौका देंगे, लेकिन कैसा है थोड़ा सा भी कुकरेजा जी ने जो कुछ बातें उपस्थित करे वाले हैं वो यहाँ पे लिखित स्वरूप में आए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर 1 by 1 जवाब देना चाहते हो तो ये आपकी इच्छा है। बिल्कुल सबके जवाब मिलेंगे। एक सिर्फ साधारण क्वेश्चन सर, मुझे एक बात बताइए, समझ लीजिए 1980 का डॉक्यूमेंट है, किसी ने 1981 में लिया है 100 रुपए के एग्रीमेंट भी, और उसका जो सी वाला है वो उससे बी वाले ने लिया है 1970 में,
और 1970 वाले ने दिया 1965 में, तो अभी किसको कराना पड़ेगा? एक ही को कराना पड़ेगा कि तीनों को? 1900 अभय योजना जो है ना 80 की है, लेकिन उसके पास जो पुराने डॉक्यूमेंट है उस 1980 में उसका खुद का है, वो तो करा लेगा रजिस्ट्री, तो पीछे वाले रजिस्ट्री नहीं है ना उसके, तो उसका प्रॉपर्टी 1965 का है, लेकिन उसका जरूरी है कि आपको नहीं तो खाली एक ही कराएगा, करना है। तो लास्ट वाले को ही करना है ना, बाकी लोगों की जरूरत नहीं ना, तीनों की। अगर आपको पहले करना है तो वो भी ले लो। सर टाइटल डिफेक्टिव रहेगा, कैसा ट्रांसफर होगा? पहले 4 एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, अनपेड स्टैंप ड्यूटी, और आखिरी वाला आप करोगे तो कैसा होगा? मैं अपनी योजना का बोल रहा हूँ। अभय योजना की बात कर रहे हो सर? वो 1970 वगैरह के बोल रहे हैं। नहीं वो क्या बोल रहे हैं सर, आप अपनी बात नहीं कर रहे। उनका कहना है कि मैंने वो प्रॉपर्टी 4 बार ट्रांसफर हो गई। हाँ तो 4 बार 4 बार ट्रांसफर हो गई, तो 4 बार ट्रांसफर हो गई, एक से दूसरे के तीसरे चौथे के बाद पांचवें एक बार आ गए। वो पांचवा अभी अभय योजना में अपनी जो डॉक्यूमेंट दे रहा है, तो उसमें वो लिखा रहेगा कि पहले 4 लोगों से हमने ट्रांसफर करके लिए, तो आप खाली 5वीं का मैं क्या बोला अभी आपने सुना नहीं? क्या बोले 1980 के पहले का बोल रहे हो? सेक्शन सुनो मैं 80 की बात, 80 के बाद क्या करोगे आप? 80 के बाद के जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनको अभय योजना में आ सकते हो। नहीं आ रहे तो क्या? ये जैसा बोला कि मैं आखिरी परचेजर हूँ, मेरे 4 लोगों का मैं अभय योजना में तो 4 को आपको 4 का भी कंफर्म करना पड़ेगा, तभी 5वां होगा ना। कंफर्म करने का मतलब आपको सफिशिएंट डिटेल्स में लेना पड़ेगा। अगर आप चारों डॉक्यूमेंट करते हैं तो अभय योजना चारों में आएगी, चारों डॉक्यूमेंट अभय योजना में आएंगे। नहीं तो वो 5वां का नहीं करे तो देखो अभय योजना मैं तो आपके पास नहीं आऊंगा, आप ही लेके आना है ना डॉक्यूमेंट। मेरा आप हमारा सवाल नहीं समझ पा रहा। हमारा सवाल जो है कि अगर 5वां का अपनी एग्रीमेंट करना चाहता है, उसके पहले भी 4 लोगों ने उसको ट्रांसफर की है, तो उनको भरना है तो वो भी भर सकते हैं। नहीं भर रहे फॉर एग्जाम्पल नहीं भर रहे, तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आप 5वां डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। आप लेंगे वो बात ठीक है सर, मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं आप सर इसमें थोड़ा गंभीरता से दीजिए कि जो पहले 4 टाइटल है वो इलीगल है और लास्ट वाला लीगल हो गया, तो उसको टाइटल कैसा ट्रांसफर होगा? ये अभय योजना है, स्टैंप ड्यूटी के लिए है। तो आप कह रहे हैं आखिरी वाला भले चलेगा? नहीं, आपको चेंज में करना है तो नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे? अलाउड है? मैं कर दूंगा। मैंने अगर लास्ट एग्रीमेंट हमने रजिस्टर किया तो बस खत्म ना, पीछे का कर देंगे। पीछे का नहीं, आपको करना पड़ेगा वो भी। वो क्यों? तो आप अगर लोग तो रहेंगे नहीं ना, वो आप सुनो, आपको चेंज में आना है ना। अभी किसी ने समझ लीजिए, किसी ने 1995 में किया है, वो अपना रजिस्टर करवा देगा, पीछे की रजिस्ट्री में तो कितने लोग लेंगे, कितने कोई कभी भी देगा 50। आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेना है तो वो भी अभय योजना में आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हमने खाली अपना किया 95 का, बस उसके बाद तो हम रजिस्ट्री करके उसको बेच सकते हैं। लेकिन आपका पहले का पहले क्या आपको रेगुलराइज करना वो सवाल मैं अलग से करूंगा। अभी ये गवर्नमेंट को भी इनकम हो और लोगों ने जो कच्ची खपाई की थी उसको हम पक्की करके दे रहे, तो इसका फायदा सब तब होगा कि जब हम लोग इतनी क्यूरी निकालेंगे, ये दो ये दो ये दो, न एक पैसा इनकम होगा न एक आदमी की रजिस्ट्री होगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा हमारे हाथ जोड़ के विनती है, आप आए हैं, कमिश्नर साहब ने मीटिंग बुलाया, इसके लिए धन्यवाद मानते हैं। अपन लोग समाधान निकालने के लिए बैठे हैं और कुछ ऐसी बातें जो आप बोलते हैं ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो जो आपके सबॉर्डिनेट जो बोलते हैं आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, इसे सरल किया जाए। इंस्ट्रक्शन तो मेरा रहेगा, ये तो इन्होंने बोला है कि और अभी मुझे 2 समाधान कीजिए। समझिए पार्टीशन डीड है कि एक बाप ने बेटे को, भाई ने भाई को और भाई ने बहन को लिख के दिया है कच्चे स्टैम्प पेपर पे, तो ये मुद्रा शुल्क भर के उसमें आता है क्या? स्टैम्प पेपर का लिखा है, स्टैम्प पेपर लिखा है, तो ये वो भी आ जाएगा ना कि घर में अगर आपस में पार्टीशन डीड किया है तो वो भी हो जाएगा। और मेरी सबकी तरफ से विनती है, हम लोग 4-4 बार थाना में
2 महीने 1.5 महीने से स्कीम के लिए धक्के खाया है, ये नहीं है, ये नहीं है, रिटर्न नहीं हो, तो रुकेश के लिए उल्लासनगर में काउंटर खोला जाए कि उल्लासनगर वाले उल्लासनगर में जाए, खाना जाके मांगा। ये मेरी आपसे पर्सनल विनती है। उल्लासनगर से जितने केसेस आएंगे और जितने लोग पैसे भरेंगे और रजिस्टर का मैं आपको वर्ड देता हूँ, ज्यादा में ज्यादा थाना जिले में उल्लासनगर की रजिस्ट्रेशन होगी, ये वादा करता हूँ। लेकिन आप वो कारपोरेशन में खोलिए, एसडीओ ऑफिस में खोलिए, तहसीलदार में खोलिए, लेकिन काउंटर एक इधर खोलिए पब्लिक के सहूलत के लिए। ये मेरी सबके तरफ से आपको विनती। आपस में कर रहे हैं, आम जनता जो है ना, हमारे तो कुछ पल्ले भी नहीं पड़ रहा है, कैसे कौन सी बातें करते जाते हैं। अब मैं केवल आपको एक ही उपदेश करूंगा, देखिए आपके 2-4 अधिकारी थाना से उठ करके गांधी रोड पे तहसीलदार का जो कार्यालय है या वहां पे जो रजिस्ट्रार का कार्यालय है वहां पे आकर के क्यों नहीं बैठते हैं। यहाँ से हजारों लोग वहां पे आए पैसा भरने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, 10 बार थाना को चक्कर काटते रहे, इतने सारे एजेंट लोग हैं, तो वाई और क्या आपके पास अथॉरिटी है? आप अगर यहाँ पे कमिटमेंट करके जा सकते हो कि हम वहां पे खोलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, रोज दिन ब दिन निकलते जा रहा है। पहली बात तो पहला महीना ऐसा चला गया, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा अभी तक तो करना क्या है, तो टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा, तो फिर ये हमारे इतना का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो मैं कॉमन आदमी हूँ, मैं ये चाहूंगा कि आप यहाँ पे आपको फैसिलिटी दीजिए और आपको अथॉरिटी है तो कमिटमेंट करके जाइए कि इतने दिनों के अंदर, आने वाले इतने दिनों के अंदर आपके उल्लासनगर में ये विंडो खुलेगी, हम जितनी क्वारीज रहेंगे वहां पे रेस करेंगे। धन्यवाद। इंस्ट्रूमेंट का जो निष्पादन दिनांक है एग्जीक्यूशन में वो प्रूव करने के लिए कौन सा भी एक देना चाहिए। हम लोग नहीं मांगते ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा नहीं है। वो इंस्ट्रूमेंट आपका जो है उसका एग्जीक्यूशन डेट प्रूव करने के लिए कौन सा भी और एक स्टाफ वेरिफिकेशन जो करना है, मैंने अपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बोल के रखा है, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देके उसका उनका काम करेंगे, ये भी मैंने बोल के रखा है, तो वो भी कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कम है वैसे, 1 ही महीना बाकी है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे, जितना भी हमारे साइड से होगा तो हम लोग जरूर करेंगे। यस उल्लासनगर में विंडो खोलना चाहिए। ठीक है, आपका जो डिपार्टमेंट इन सारी चीजों में डील करेगा वो प्रॉपर्ली ट्रेन आपका जो एमनिस्ट्री में एग्जीक्यूशन प्रूव करेगा और वेरीफाई करेगा, और जो डेप्रिसिएशन वगैरह उसमें लगेंगे तो वो पेपर्स एनेक्शंस रहेंगे, तो आपको मूल्यांकन वैल्यूएशन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो एक चीज़ों की जरूरत रहेगी। सब रजिस्ट्रार उल्लासनगर करेंगे। हाँ, क्योंकि स्टैम्प वेंडर उल्लासनगर के हैं, उन्होंने बेचा हुआ है, उनके स्टैम्प जो रजिस्टर्ड है सब उनके पास है। और जब तक सर आपका इस प्रकार की कार्यशाला थी और मुद्रांक शुल्क का ये विषय है, तो आपके उल्लासनगर में कब तक ये शुरू हो जाएगा? देखिए, हमें पता है महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना 2023 के शासन की तरफ से जाहिर की गई है और हमारे उल्लासनगर सिटी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हमारा जो सिटी है यहाँ पे कैसे प्रॉब्लम है इलीगल कंस्ट्रक्शन के, फिर जो और भी जो धोखाधड़ी की इमारत है वगैरह हम सभी को पता है, और ये इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ शायद उल्लासनगर में हो सकता है। इसको ख्याल में रखते हुए ये आज का ये यहाँ पे एक चर्चा सत्र आयोजित किया गया था और इसमें हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जॉइंट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो खुद आए हैं, जामले साहब, उनकी टीम भी यहाँ पर आई है। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक भी आई है और बहुत सारे यहाँ पे तो कुछ कंफ्यूजन भी लोगों में था और इसको दूर करने की सर ने पूरी कोशिश की है और बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे क्लियर हुए हैं। एक ये था चर्चा सत्र का कि ये जो प्रोसीजर है सिंप्लीफाई होना चाहिए, जैसे ज्यादातर लोगों ने कहा है, और लोगों के मन में ये भी शंका थी कि शायद पूरे डॉक्यूमेंट हमको देना पड़ेगी क्या, तो उसके बारे में भी उसके बताया गया है कि जो आपका एग्जीक्यूशन जो प्रूव होता है वो प्रूव करने के लिए जो मिनिमम डॉक्यूमेंट है उसकी जरूरत है, सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है।
उसके अलावा एसओपी के बारे में इसका जो प्रोसीजर होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। और कॉरपोरेशन की तरफ से ये जो एसओपी जो सरकार की तरफ से आई है, हम उल्लासनगर कॉरपोरेशन आज ही अपने सिटी में जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे मीडिया के ग्रुप है, फिर पॉलिटिशियंस के ग्रुप है, एक्स नगर सेवकों के ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप है, ये सभी ग्रुप पर जो है ये एसओपी आज ही डालेगी। किस प्रकार से आप लोगों को ये बताएंगे क्या है? ये जो अभय योजना 2023 जो महाराष्ट्र शासन ने लाई है वो बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि यही योजना में मुद्रांक शुल्क और दंड दोनों का माफी दिया हुआ है। ये योजना के चार टप्पे हैं और उनका कालावधि जो है, आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन का जो कालावधि है वो 1980 से लेके 2020 तक के जो डॉक्यूमेंट्स आपके इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी आपने अभी तक भरा नहीं है, तो उसको हम लोग के अभय योजना 2023 में आपको सबमिट करनी है। और सबमिट करने के बाद हम लोग आपको नोटिस देंगे। वो नोटिस के बाद आपको 7 दिन में, विदिन 7 डेज आपको स्टैम्प ड्यूटी और मुद्रांक शुल्क भरना है और हमारे पास लाना है। उसके बाद हम लोग आपको वो डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड करके दे रहे हैं। सब लोगों की मांग है कि और जो एसओपी इसके बारे में जो दी है वो 12/12/2023 को महाराष्ट्र शासन ने जो सर्कुलर निकाला है उसमें सब दिया हुआ है। उसमें स्कीम के जो अटी शर्ती है, कंडीशंस है, वो भी, और वो स्कीम कैसी चलेगी वो कार्यपद्धती भी लिखी हुई है। तुम्हाला म्हणजे डॉक्युमेंटेशन त्यावेळी झालेलं आहे, हे प्रूव्ह करण्यासाठी कोणते कोणते कागदपत्र सादर करायचे? जे निष्पादन तुमचं जे इंस्ट्रुमेंट निष्पादित झालेलं आहे, तो निष्पादन दिनांक तुम्हाला प्रूव्ह करण्यासाठी, जर समजा तुमच्याकडे चेकबुकने पेमेंट केलं असेल तर बँकेचं स्टेटमेंट किंवा बँकेकडून काही येऊन आणलं की ही जी ते एक स्टेटमेंट लागेल, किंवा मग अजून काही इश्यू आहे तुमच्याकडे, ते फक्त जे इन्स्ट्रुमेंटवर निष्पादन प्रूव्ह होईल असा एखादा प्रूफ द्यायला तुम्हाला आवश्यक आहे। 100% कॅशवरती व्यवहार झालेला असेल तर मग तुमच्याकडे एखादं लागू होईल, नाही लागू होणार असं नाही। तुम्हाला मग त्याच्यासाठी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरे काय तुमचं असेल त्यावेळेस, तर तुमचं निष्पादन फक्त प्रूव्ह झालं पाहिजे त्या दिवशी, कारण की तुम्हाला त्यावेळेचं मूल्यांकन लागणार आहे आणि त्यावेळेचं स्टॅम्प ड्युटी तुम्हाला त्याच्यावर अप्लिकेबल आहे। सर, ठाण्याला हे योजना सुरू झाली पाहिजे, यासाठी कशा प्रकारचे प्रयत्न राहतील? प्रयत्न राहतील, माझे पूर्ण प्रयत्न आमचे राहतील, त्यासाठी एक विंडो सुरू करू आमच्या।